आयरन हैंड का कमेंट को लेके बहुत ज़्यादा लोग तरह तरह की टिप्पणी किया है। तो मैं समझता हूँ कि मैं भगवान के कसम खा के बात बोल सकता हूँ कि ये कोइंसिडेंटली कल 11 तारीख को उनका देते ऐसी चर्चा है कि आप जल्द ही बीआरएस ले सकते हैं। तो है, मैं थोड़ा विचार कर रहा हूँ क्योंकि नीरज सिन्हा आज झारखंड के नए डीजीपी के पद पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। इस पद पर इससे पहले एमवी राव थे। इस वक्त बात करने के लिए एमवी राव सर हमारे साथ हैं। सर, करीब 11 महीने राज्य की सेवा करने का मौका मिला, आप खुद से कैसे जजमेंट करेंगे अपने काम? देखिए, कोई भी अपना कार्य को अपने से कोई मूल्यांकन नहीं करना चाहिए और खास करके पुलिस में ये अनुचित है। और ये मूल्यांकन का काम जो है राज्य की जनता और जो हम लोगों का अपना सरकार जिनके लिए हम जवाबदेह है और कानून, तो उन पर छोड़ना चाहिए तो उचित होगा। फिर भी एक होता है कि हम अपने काम से संतुष्ट हैं या कुछ बाकी रह गया, थोड़ा अधूरा रह गया और समय मिलता तो काम कर पाते। देखिए, संतुष्ट तो बहुत ही मुश्किल है कहना, इसलिए कि ये अपार संभावनाएं है इम्प्रूव करने का। केवल हम लोग थोड़ा सा कोशिश किए थे, बहुत छोटी सी कोशिश किया था कि पुलिसिंग में बदलाव आए जो लोगों को अच्छी सेवा मिल सके। और वैसे अगर आप पूछेंगे हमसे कि क्या प्रयास हम लोगों द्वारा हुआ विगत लगभग 11 महीना हो इस अवधि में, एक हम लोग कोशिश किए थे कि पुलिस बल का सदुपयोग हो, क्योंकि सीमित संख्या में पुलिस है और हमेशा सुनने में आता है कि सबको कि पुलिस बल की संख्या बहुत कम है जनसंख्या का अनुपात में। तो ये बात सही है, लेकिन पूरे दुनिया में कहीं भी आपको ये देखने नहीं मिलेगा कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा मैन पावर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है। इसके लिए खर्च बहुत होती है और वैसी स्थिति में खास करके जो डेवलपिंग कंट्री हम लोगों का भारत में सीमित संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देने की कोशिश होनी चाहिए। उसी क्रम में हम लोग ये प्रयास किया था कि पुलिस कर्मियों की तैनातगी वहाँ हो जहाँ पर सीधे लोगों की सेवा में लगे, ना कि कोई खास इंडिविजुअल्स की सेवा में। इसी क्रम में हम लोग लगभग 400 की संख्या में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ बॉडीगार्ड के रूप में लगा हुए लोगों को वापस लिया था, जिससे बहुत सारे लोग नाखुश थे। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मानना है कि कानून की पालन होना चाहिए और कोई दिखावा के लिए बॉडीगार्ड्स नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये खर्चीली चीज़ है। एक बॉडीगार्ड पर औसतन मैं समझता हूँ कि कम से कम 50,000 से लेकर 80,000 पर मंथ खर्च होती है। तो ये एक गरीब जनता का दिया हुआ पैसा से क्यों इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी दिया जाना चाहिए, ये समझ से परे। तो नियम अनुसार भी नहीं है, सरकारी नियम भी कहते हैं लिखित में कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बॉडीगार्ड का विशेष परिस्थिति में दिया गया, उनसे उसके खर्च का जो वसूली होनी चाहिए, जो ट्रेजरी में जमा होना है, जिसके तहत हम लोग विगत दिनों में पूरे राज्य में जितना प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास बॉडीगार्ड है वो सबको नोटिस भी भिजवाए पैसा जमा करने का। और पैसा नहीं जमा होने पर उनका बॉडीगार्ड वापस लिया जाएगा, जो आदेश हम लोग जो नियमानुसार सरकारी नियमानुसार निर्गत किया है। मैं समझता हूं कि आगे उस पर कार्रवाई होगी। इसी दौरान कई विधायक के हाउस गार्ड भी वापस लिए गए,
सीपी सिंह के हुए, उन्होंने कहा कि आयरन हैंड उन्हीं पर गिर गया। नहीं नहीं, वो सब पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ और पब्लिक सर्वेंट की अपना सीमाएँ होती है, और हम लोग कानून के दायरे में और शालीनता में रह के बात करेंगे। हम लोग दूसरे लोगों जैसा भाषा हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। और क्योंकि आप इस मुद्दा का उठाया है, मुझे एक बात कहने दीजिए कि इस आयरन हैंड का कमेंट को लेके बहुत ज़्यादा लोग तरह तरह की टिप्पणी किया है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस से क्रिमिनल को डरना चाहिए। पुलिस क्रिमिनल का दोस्त नहीं बन सकता है। जिस दिन पुलिस क्रिमिनल का दोस्त बने और उनका हाथ मजबूत ना हो, तो वो पुलिस समाज के लिए कोई उपयोगी नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये नहीं है कि इसको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के खिलाफ या कोई समाज के कुछ खास हिस्से के खिलाफ बोलने वाला बात नहीं है। आपको संदर्भ का समझना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस बात का उल्लेख किया था वो ये है कि सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले, सड़क पर कानून को तोड़कर पुलिस वालों के साथ उलझकर पुलिस वालों के साथ मारपीट करने वालों के साथ हम लोग बहुत कठोरता से पेश आएंगे। इस संदर्भ में मैंने ये बताया था। इसका अगर किसी को इस बात का आपत्ति है तो मुझे आश्चर्य है कि इस बात पे क्या आपत्ति है। क्यों आपको, अगर हम बोले कि गुंडागर्दी करने वालों का हाथ पैर तोड़ देंगे, तो बाकी लोगों को क्या गुस्सा है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है? अगर पुलिस का काम है आम जनता, जो कानून मानने वाले अच्छे नागरिक है, उनका जान माल की रक्षा करना, आदिम समाज से भी जो भी शासन व्यवस्था है, चाहे आदिम समाज में एक ट्राइब का चीफ हो या मॉडर्न वर्ल्ड में एक सरकार के ढांचा हो, उसमें सर्वप्रथम दायित्व यह है कि नागरिकों का जान माल का रक्षा करना सर्वप्रथम दायित्व वो है। उसके बाद ही कोई चीज़ है, और वो दायित्व पुलिस निभाती है। वो पुलिस निभाने के क्रम में अगर कानून तोड़ने वाले लोग, गुंडे, बदमाश, माफिया एलिमेंट्स, इन लोगों के साथ अगर हम लोग खड़ाई से पेश नहीं आएंगे, आप कैसा समझते हैं कि पुलिस उसकी सेवा कर सकता है? दो ही चीज़ है, तीसरा विकल्प नहीं है। या तो आप हम ये कोशिश ये किए थे कि पुलिस जो है आम नागरिक के साथ एक शालीनता से पेश आए, मित्रवत व्यवहार करे, और गुंडे बदमाशों के साथ कठोरता से पेश आए। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आपत्ति की बात हो। किसी का आपत्ति हो तो वो अपना सोचे। यही सब जो शब्द हैं जो चर्चा में रहे, इसके लिए ये कहा जा रहा है कि एक कड़क प्रशासक के तौर पे एमवी राव को जाना जाता है। डीजीपी के पद पर आने से पहले एमवी राव की जो छवि थी एक बेहतरीन ऑफिसर की थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक पॉलिटिकल तस्वीर बनकर सामने आई। ट्विटर पर जिस तरह से आप पर टिप्पणियाँ की जाती हैं, आप हमारे पिछले 11 महीने का कोई भी ट्वीट, कोई भी मेरा सार्वजनिक रूप से दिया गया बयान को देखिएगा, वो मेरा कर्तव्य के पालन के दौरान दी गई है। मेरा लगभग 33 साल की इस सर्विस में मैं कई राजनीतिक दलों के सरकारों में काम किया था, और कई तरह के विचारधाराओं के जो पार्टियां है वो सत्ता में रही। हम लोगों को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपना ये प्रस्थान शुरू किया था 1988 में जहानाबाद ज़िला में, बिहार के जहानाबाद ज़िला में। वहाँ से लेकर मैं लगभग 17 जिलों में एसपी और एएसपी के रूप में काम किया था, डीआईजी, आईजी के रूप में काम किया था, गृह रक्षक अग्निशमन विभाग में, उसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट में, उसके बाद सीआरपी में, बाद में झारखंड आर्मड पुलिस में, बाद में कुछ दिन के लिए सीआईडी में, अब डीजी के रूप में काम किया। तो हमें
गलतियां हो सकती है, तो इंसान है, कोई भगवान थोड़ी, बहुत सारी गलती हुई होगी हम लोगों से, लेकिन एक चीज़ का मैं गारंटी दे सकता हूं कि अपना स्वार्थ के लिए मैंने कभी भी जानबूझकर ऐसे कोई कुकर्म नहीं किया, कृत्य नहीं किया जिसका एक आदमी भी कभी उंगली उठा के दिखा सके। जजमेंटल एरर हो सकता है, समझने में गलती हो सकती है, भावनाओं में बहाकर कभी किसी को अपशब्द बोला होगा। आज तो मैं डीजी जब उम्र के हिसाब से, पद के हिसाब से एक शालीनता आती है। अब आप हमको एएसपी एसपी का दिनों में देखते हैं तो मैं पहले उठा के पटक के मार के तब बात करता था कोई गुंडागर्दी करने पर। हमको कोई शक नहीं उसमें बोलने में, और ऐसे ऐसे जगहों पर काम किए। मैं भागलपुर में जब कम्युनल दंगा से भागलपुर दहला था, करीब 1600 से अधिक लोगों की मौत हुई वहाँ पर भयानक कम्युनल दंगों में। हमारे सारे बैच को, 1987 बैच का जितना मेरा कोलीग्स है, सबको एक साथ भागलपुर में तैनाती की गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमको एएसपी टाउन के रूप में पदस्थापित किया गया। तो एक नॉर्मल रूप से भी मैं बहुत एक जल्दी कुछ चीज़ों को बहुत मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। जब उन दंगों में जला हुआ घरों में मैं गया था, प्लास्टिक टॉयस का जला हुआ हिस्से, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्लास्टिक खिलौनों से खेलते हैं, उनके आधे अधूरे जला हुए हिस्से मिलता था तो दिल टूट जाता था। कितने छोटे छोटे हाथ उनसे खिले होंगे, आज वो दुनिया में नहीं है, जल के मर गया वो लोग। क्या है मानवता? तो उस समय जो हम लोग मन में आता है कि अगर नौकरी करना है तो इस टाइप का जानवरों से बहुत ही कठोर से पेश आना है। उसी समय से मैंने सीखा था। एकदम एक मूल रूप से मैं एक गांव के विशुद्ध रूप से किसान का बेटा हूँ। आज सुबह एक आपका ट्वीट भी आया है, इसमें आपने सबको धन्यवाद किया है, जहर उगलने वालों को भी धन्यवाद। नहीं, वो तो बता रहा हूँ, एक विशुद्ध रूप से किसान का बेटा हूँ। मैं भगवान के कसम खा के बात बोल सकता हूँ कि मेरा खाया हुआ एक एक दाना मेरा माता पिता का खून पसीना का कमाया हुआ है। वो लोग एक ही चीज़ हमको सिखाया, तो आदमी जैसा जीना है। वो मैं कोशिश किया। कितना हद तक मैं सफल हुआ वो भगवान जाने, समाज जाने। कुछ हद तक मेरा कैरेक्टर बना उन लोगों का, मेरा माता पिता का उस मेहनत जो बचपन से मैं देखा। मैं अपने 5 बच्चों में मैं आखिरी था। आज मेरे बड़े भाई जो हमको कंधे पर स्कूल ले गए, मुझे पढ़ाने के लिए अपना पढ़ाई छोड़ दे, वो नहीं है दुनिया में। ये कोइंसिडेंटली कल 11 तारीख को उनका 4थी बरसी, तो इसलिए मैं कल फास्टिंग में भी था पूरा दिन उनका याद में। एनीवे, ये सब हर इंसान का ज़िंदगी में सब एक फेजेस होता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कुछ हद तक मैं अपना माता पिता का दिया हुआ संस्कार का पालन किया। अगर पूर्ण रूप से नहीं है तो कुछ हद तक मैं अपना बच्चों को भी उस लायक बनाने में सफल रहा। तो कोई रिग्रेट्स नहीं है ज़िंदगी में। तो आज अभी आप ट्वीट का बात कर रहा है, एक बात मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। पता नहीं क्यों इतना साल की नौकरी में पिछले 1 साल के दौरान मैं जो जहरीली वातावरण देखा समाज में, इनटॉलरेबल अमाउंट ऑफ हेट्रेड एवरीवेयर।
दिल दहलाने वाला है, कष्टदायक है। पब्लिक सर्वेंट होने के नाते बहुत सारे चीज़ मैं खुल के तो बोल नहीं सकता, लेकिन बड़ी कष्ट होती है। इस टाइप का जो जहरीली वातावरण, इस तरह का जो घना घोट तरह का जो एक हेट्रेड फील्ड एटमॉस्फेयर जो है, समाज के लिए घातक है। सबको सोचना चाहिए, सोचना चाहिए सबको। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को राजनीतिकरण करना, हत्याओं का राजनीतिक, अरे आप क्वालिफाई क्यों करते हैं? किसी के साथ भी बलात्कार होना सारे समाज के लिए शर्मनाक है, हम लोगों के लिए कष्टदायक है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन उसमें फिर क्वालिफाई करना फल्ला जात की महिला के साथ, इसका मतलब है कि क्या आप बलात्कार में भी ग्रेडेशन होता है? किसी के साथ होना मान्य है, किसी के साथ होना अमान्य है। कहीं भी किसी का लाश मिले, चाहे उसका उम्र कुछ भी हो, बलात्कार, अरे अब आप उनका अपमान कर रहा है। तो अब मैं समझता हूं कि मैं अपना सेवाओं के बाहर जाके बात नहीं करना चाहता जब तक नौकरी में हूं। हालांकि मैं बहुत जल्द भी मन भी बना रहा हूं कि इस जंजाल से निकले एक फ्री सिटीजन के रूप में मैं भी बोल पाऊं लोगों को क्या मैं फील करता हूं। आज जहर उगलने वाली बात आप जो कह रहा है, अगर आप देखेंगे कि स्वार्थ से प्रेरित होकर जहर उगलने वाला जहर उगल रहा है, शायद वो लोग नहीं समझ रहा है कि हम तब तक ही एक कानून के दायरे में बंधे हुए जब तक मैं पब्लिक सर्वेंट के रूप में कार्यरत हूँ। जब मैं इससे निकल के एक साधारण नागरिक के रूप में मैं भी अपना विचार कर सकता हूँ, तो संभवतः वो लोग कभी भी हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। सर, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार सितंबर में शायद आप रिटायर कर जाएंगे। 4-5 महीने का जो समय बचा था, उससे पहले आप डीजीपी के पद पर थे। आईपीएस के शपथ लेने के बाद सबका सपना होता है कि डीजीपी बने, डीजीपी बन गए। इस बात का मलाल रहा कि 4-5 महीना और काम करने का मौका मिलता है उसके बाद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डीजीपी नहीं भी बनते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, सुन लीजिए। कोई ये बड़ा हास्यास्पद बात अगर कोई सोचे, हम लोग कोई भी कहीं ऊपर वालों से ये गारंटी पत्र लेकर नहीं पहुंचे इस दुनिया में कि हम फलाना चीज़ बनेंगे या नहीं बनेंगे। जो बना वो ही आपका भाग्य में है। मैं समझता हूँ कि उसी के लायक हम लोग थे। नहीं बना तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि बना नहीं बना वो नहीं, बन के आपने क्या किया, सवाल ये है। तो वो क्या किया मैं थोड़ा बहुत आपका इंगित किया, तो उसकी मूल्यांकन जो करना है वो समाज में लोगों को करना है। और हम लोग जिसको रिपोर्ट करते हैं, जो सरकारी तंत्र है जो हम लोग का कार्यकलापों पर निगरानी रखती है, कोर्ट कचहरी है, उनको करना है। और दूसरा है कि सेवा में रहते हुए नहीं है, व्हेन यू आर नो मोर इन द सर्विस, जब आप वहाँ नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, या नहीं ये तो दुनिया में ही नहीं है, तो तब एक व्यक्ति का सही आकलन होता है कि वो क्या ठीक था, खराब था, क्या है। कम से कम हम ये नहीं चाहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई बोले नहीं बोले कि एमवी राव कैसा अच्छा किया नहीं किया, कम से कम ये नहीं बोले कि साला खराब किया, एकदम घटिया काम करके गया है और पूरा गंदगी मचा हुआ है। मैं इतना साल नौकरी किया था, 1991 में मैं बक्सर में था। बहुत कम ऐसा अवसर मिलता है इस नौकरी में कि आप जहाँ नौकरी किया था उस जगह पर दोबारा कभी जा पाए। एक बार मैं वाराणसी जा रहा था कुछ साल पहले, थोड़ी ही देर के लिए रास्ता में फ्रेश होने के लिए वहाँ बक्सर में एक सर्किट हाउस में कुछ देर रुका, तो मुझे
आश्चर्य हुआ और आंसू आए याद करके कि कैसा पता चला किसी को कि 100 लोग लगभग, कल उनको कुछ काम नहीं है, कल देखने कि भाई आप हमारे यहाँ एसपी रहे फलाना 15 साल पहले 20 साल पहले, तो सुने तक आप यहाँ आया है। कुछ लोगों को मैं तुरंत पहचान पाया, कुछ लोगों को नहीं पहचान, तो वो इतना एकदम स्नेह मित्रपूर्ण व्यवहार था लोगों का। एक चीज़ मैं अगर नहीं बोलूँ तो संभवतः मेरे से गलती हो जाएगी। एक मेरा सौभाग्य है कि मुझे बिहार कैडर मिलना और बिहार और झारखंड में नौकरी करना, क्योंकि मैं अन्य कारणों से और भी जगहों पर नौकरी किया और भी जगहों पर नौकरी करने वाला मेरा अपना मित्रों को, परिवार के सदस्यों से भी बात करता हूँ। संभवतः बिहार यही ऐसा एक राज्य था जहाँ पर आप इतना जल्दी समाज में घुल मिल जाते हैं कि कहीं संभव नहीं। कोई नहीं पूछता आप कहाँ से आया, कौन है, क्या है। एकदम अगर आपका व्यवहार ठीक है और अपना कार्यकलाप ठीक है तो बहुत कम समय में आप एक समाज में एक सदस्य, ऐसा सदस्य बन जाता है कि जो सब आपको इज्जत देता है। सेम इज़ द केस विद झारखंड। इतना सिंपल सरल स्वभाव का है। तो हम लोगों का सौभाग्य रहा कि ये दोनों जगह पर मैं नौकरी किया था और बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ यूथ का झारखंड बिहार में जो बिताया, तो अब ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। यहाँ का लोग, समाज, ये सब। अब बहुत कटु अनुभव तो हम लोग यहीं छोड़ जाएंगे, लेकिन जो मीठी बातें जो हो तो उसको ज़िंदगी में साथ लेके जाके तो शेष जीवन में हम लोग अपना, मेरा इच्छा है कि अपना खेती करूं। बीच में 2 साल मुझे कुछ काम नहीं था तो कुछ खेती होती फिर करने सीखा, तो याद आ गया अब जाके करूंगा। और बड़ा एकदम मन है कि अच्छा किसान बने दोबारा, तो बनकर देखूंगा क्या करना है। अच्छा, आपने कहा कि जल्द ही एक साधारण नागरिक के तौर पे आप कुछ बोल पाएंगे। अभी मैं ट्विटर देख रहा था तो आपने अपने प्रोफाइल से सब चीज़ हटा लिया, डीजी लिखा हुआ। आप तो डीजी हैं, वो रहने देते। ऐसी चर्चा है कि आप जल्द ही बीआरएस ले सकते हैं। तो है, मैं थोड़ा विचार कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक लगा कि क्यों नहीं अभी हम लोग अपना कोई जो मुझे बहुत प्यारा है पेशा किसान बनना, वो अभी क्यों नहीं शुरू करें। क्योंकि अगर कोई मीनिंगफुल काम हो जहाँ पर मैं कुछ कंस्ट्रक्टिवली कर सकता हूँ, जिसका तनख्वाह मुझे मिलता है, तो ठीक है। अदरवाइज बहुत करने के लिए कुछ है ही नहीं, केवल अब बैठ के तनख्वाह लेना है, तो उससे अच्छा है कि जाके खेती होती करे उससे, और कुछ नहीं है। लेकिन वो हम समझते हैं कि वो थोड़ा क्या करना है नहीं करना, वो तो मैं समझता हूँ कि शालीनता के साथ सरकार में जो अपना पक्ष रख के तो अपना जो उचित होगा वो करेंगे। डीजीपी के तौर पे, एक पुलिस अधिकारी के तौर पे बड़ा ही कड़क छवि है, लेकिन बात करने के दौरान कई बार आप भावुक हो गए, आंखें नम हो गई। मतलब एक सॉफ्ट हृदय है आपके अंदर। नहीं, मैं आपको बताया ना कि मैं किस परिवार से आया हूँ। एक ऋण ऐसा होता है, आई डोंट नो, ऋण को समझता है ना, इंडेटेडनेस। आप जब अपना भाई को याद करेंगे जो आपसे 12-13 साल बड़े हैं, जो स्कूल हमको कंधे पर ले जाता तो टीचर पूछता था, अगर क्यों इसको कंधे पर ला के ख़राब कर रखा था, कि मेरा भाई का कीचड़ में पाँव गंदा नहीं होना है स्कूल आते समय। तो जब वो याद आता है तो ऐसा होता है ना, जब यू आल्सो रिमेंबर, आपका माता पिता अगर अब वो लोग रहते हुए वैसा नहीं होता है, जब वो दे आर नो लॉन्गर देयर, किसको बोलेंगे। अगर हमारा भाई सामने रहते तो ये चीज़ें याद करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब नहीं है। हाल के दिनों में नक्सल गतिविधि काफ़ी बढ़ी है। आप जो सर्विस में रहे, इस दौरान क्या देख पाए?
पुलिसिंग से कोई कमी रही या कोई पॉलिटिकल अप्रोच के कारण वो ज़्यादा फिर से पनप रहा है? Absolutely nothing to do with politics, I tell you. In fact, देखिए ये एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया कुछ लोगों द्वारा कि हर चीज़ बढ़ गया। मैं आप पिछले 5 साल के 6 साल का पूरा आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है, देख लेना कि क्या चीज़ हुआ नहीं हुआ। उससे आपको स्पष्ट होगा कि कौन घटनाएं में बढ़ोतरी हुआ नहीं हुआ बढ़ोतरी। दूसरा है, इस समय झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति इतना अच्छा है कि आज का दिन आप जो भी संगठित आपराधिक गिरोह देखे सबके सब अपना दुबके हुए है, अधिकांश लोग जेल में है, इतना सारे हथियार। कभी आप निकाल के देखिएगा कि पिछले 4-5 महीने में जो नारकोटिक्स सब्सटेंसेस हो, नाजायज़ दारू हो, ना इलीगल वेपन्स हो, क्रिमिनल्स का गिरफ्तारी हो, और संगठित आपराधिक गिरोहों का कितना लोग मारे गए हैं, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ों में कितना बार हम लोग हथियार और लैंड माइन्स लिया है, अनगिनत है। आप उसको देखना चाहिए, देख के तब आप अपना मन बनाइए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए, एक अगर आप पत्रकारिता में आते ही हमसे पूछा कि बढ़ी हुई अपराध की स्थिति में, अब आप बोल ही दिया कि बढ़ी हुई अपराध की स्थिति पर, अब हम क्या बोलेंगे? क्योंकि वो तो एक नैरेटिव बना दिया। आप देख लीजिए, आज कहीं मॉब लिंचिंग नहीं होती है, आज कहीं कोई कम्युनल इंसिडेंट्स नहीं है, आज कहीं रोड पर डकैती नहीं है, आज कहीं आप ये नहीं सुनेंगे कि कहीं कोई लैंड डीलर के लैंड ब्रोकर के मर्डर्स हो रहा है, कोई पुलिस वाला जमीन दलाली में लगा हुआ है। हम थीमेटिक एक थीम को लेके एक अभियान चलाए। आज लोग खुद ही पता लगा सकते हैं कि किस किस बातों पर झारखंड पुलिस एक अलग अलग अभियान चला के कहाँ किस मुकाम तक पहुंचा है। उसको आगे बढ़ाना है सबको, और हमको बहुत विश्वास है कि ये चीज़ और आगे बढ़कर और बेहतर होगा। हजारों पुलिसकर्मी और अफसर दिन रात मेहनत करके, हम लोग थाना के लेवल से लेकर लगातार संपर्क में रहे, और हमारा कोलीग्स जो है झारखंड पुलिस में, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आदमी कभी दिन रात मेहनत करने से पीछे हटे हो कभी भी। चाहे हम लोग, मुझे जिम्मेवारी मिलते ही कोविड का ये रेस्ट्रिक्शंस आ गया, तो उस समय से लेके कितना कठिन परिस्थितियों से गुजरते हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। वी आर सेटिस्फाइड प्रोफेशनली। एक प्रोफेशनली जो अप्रोच जो है हम लोग अपना संतोषजनक रहा, लेकिन उसका आउटकम जो वो उसके बारे में आप लोग समझे। ये थे एमबी राव, जिन्हें कड़क प्रशासक के तौर पे आप जानते हैं, लेकिन आज पहली बार शायद कैमरे के जरिए, द फॉलोअप के कैमरे के जरिए आपने इनके एक दूसरी छवि को देखा कि किस तरह से एक कोमल हृदय इनमें बसता है, और तमाम बातें हमारे और आपके मन में है जो इनके मन में भी है। अब ये डीजीपी हालांकि नहीं रहे, और ये अपने काम से संतुष्ट हैं, और यही वजह है कि तमाम उपलब्धियों को इन्होंने गिनवाया। शुक्रिया। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in